हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही है कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। ठीक है भाई, चलिए। तो आप चाहे प्रोग्राम में हो चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो, वो मैटर नहीं करता। बस आपको जो सेमेस्टर है वो थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ में से होना चाहिए। आप आराम से सीरीज पूरी पूरी देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, आज करने वाले हैं सर चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि आज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, और शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात, अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आराम से पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे नोट्स परचेज कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, बस शुरू करते हैं भाई। फिलहाल सबसे पहले भाई बात आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब और कुछ नहीं होता, बस इसका मतलब होता है हमको क्या करना है, अजम्पशन करनी है। यानी कि हमको क्या करना है, तुक्का मारना है, बस बेसिकली सिंपल। जैसे आप बचपन में पढ़ते आ रहे थे, मतलब 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर, सेम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जैसे आप 11वीं में पढ़ते थे वो वाला टॉपिक इसके अंदर डाल देंगे। सिंपल, ठीक है। 11वीं 12वीं में जो था प्रोबेबिलिटी, वो वाला टॉपिक इसके अंदर भी है। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है अगले चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में उतना एडवांस नहीं है। इस चैप्टर में बस खाली बेस थ्योरम होगी और बस ये 2-3 कंपोनेंट है, मतलब कि एडिंग, मतलब क्या बोलते हैं उसे, एडिशन थ्योरम हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, बस ये सब समझाना है जो कि आप पहले से 11वीं 12वीं में पढ़ के आ चुके हो। सिंपल, अगला चैप्टर जो होगा वो थोड़ा सा आपका हायर लेवल का होगा, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। चलिए फिलहाल चालू करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बस आपको एक तुक्का मारना है, यानी कि कोई भी आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी चीज की, और जो कि क्या बोलते हैं, अजम्पशन करना है, आपको एज्यूम करना है कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, यानी कि आप जीतने के चांसेस कितने हैं और आपके हारने के चांसेस कितने हैं। बस इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डाटा के अंदर जो आप सिलेक्ट करते हो अपने इवेंट्स को, उसमें आपको एजम्पशन लगाना है, आपको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी लगानी है कि आपके जीतने के चांसेस, उस इवेंट के होने के चांसेस कितने परसेंट है और उस इवेंट के ना होने के चांसेस कितने परसेंट है। सिंपल। चलिए, तो बचपन से आप पहले से सीखते आ रहे हो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जब भी आप सॉल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर हमेशा 0 से क्या आने वाला है, 1 के बीच में। यानी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से लेके किसके बीच में होती है, 1 के बीच में। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो मेक श्योर करना कि आपका आंसर 0 से 1 के बीच में आता हो। क्योंकि अगर आपका आंसर -5 आ रहा है मान लो, या फिर आपका आंसर 4 आ रहा है, या फिर आपका आंसर 700 आ रहा है, तो ये मान लेना सीधी बात कि आपका आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाइज करती है। इतना सिंपल, बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर आपका जीरो आंसर आ रहा है, अगर आपका जीरो आंसर आ रहा है, मतलब कि वो जो इवेंट है उसके होने के चांसेस बिल्कुल 0% है, यानी कि आप क्या होने वाले हो, हारने वाले हो। जो आपने स्टेटमेंट बोली है वो क्या है, आपकी पूरी तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है। सिंपल, बढ़िया, इसको बोलते हैं नॉट ट्रू। सिंपल से, यानी आपका काम नहीं बनने वाला, आपकी जो स्टेटमेंट है वो पूरी नहीं होने वाली, आप हारने वाले हो, जो भी आपने बोला है वो झूठ बोला है। सिंपल से, अगर आपका आंसर जो है प्रोबेबिलिटी के अंदर 1 आ रहा है, तो आपका इवेंट बिल्कुल परफेक्ट इवेंट है, आप जीतने वाले हो, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से क्या है, वो ट्रू है। सिंपल, हाँ जी। अगर आपका आंसर 0.5 आया है, 0.5 मतलब होता है हाफ ट्रू और हाफ फॉल्स, हाफ ट्रू और हाफ फॉल्स, यानी कि आप जीत भी सकते हो और आप हार भी सकते हो। इसी को बोलते हैं 50% चांसेस आपके जीतने के, आपके हारने के। हाँ, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, बस खाली आपको वही करना है बेसिकली, कि आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको परसेंटेज में इजीली चेंज कर पाओगे। आसान था। जैसे आपका आंसर 1 आया किसी का, तो उसका मतलब होता है पूरी परफेक्ट तरीके से वो जो स्टेटमेंट है या फिर जो आपने इवेंट ले रखा है वो पूरी तरीके से क्या है, ट्रू है। तो आप अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 100%, यानी आपने जो काम सोचा है वो 100% चांसेस है उसके होने के। सिंपल, हाँ जी। तो याद रखना बस खाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी डाटा की, किसी भी इवेंट के होने की या फिर ना होने की, वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाइज करती है। बस इतना समझना था किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। इतना सिंपल। इतना समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे चले। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट में बता देना भाई। चलिए आगे चालू करते हैं। नाम आता है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं प्रोबेबिलिटी के, हमें जो वो टॉपिक सीखने हैं, वो कंसेप्ट समझने हैं किसके अंदर, बेसिक टर्मिनोलॉजी में। सिंपल से, तो बेसिक इवेंट्स क्या क्या आते हैं वो समझना है, यानी ये बेसिक कंसेप्ट क्या है। पहली चीज आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब बेसिक कंसेप्ट जो हमें धीरे धीरे वर्ड यूज करेंगे, या फिर जो प्रोबेबिलिटी सीखते समय हम जो वर्ड यूज करेंगे ना, उन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि हम कैसे यूज करने वाले हैं या फिर क्या होता है उनका मतलब। सिंपल सा, हाँ जी, वो समझा रहा हूँ बस थोड़ा सा। तो सबसे पहले बात आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, कभी भी प्रोबेबिलिटी आप नोटिस करोगे कि हम किसी भी जो चीज प्रेडिक्ट करी जा सकती है, या फिर जो चीज क्या बोलते हैं हम बायसनेस के साथ करते हैं, या फिर कोई चीज जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि ये होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते।
यानी जो काम पहले से हो सकता है, जो काम करने की संभावना है, जिसके बारे में हम जानते हैं पहले से, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी मतलब होता है अनुमान लगाना बेसिकली। तो अनुमान किसका लगाया जाता है? वो उन चीजों का जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। समझ में आया? उन चीजों का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अगर किसी के अंदर बाइसनेस आ गया, भेदभाव करने की इच्छा आ गई, तो फिर उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का काम बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर मतलब प्रोबेबिलिटी केवल कभी काम करती है जब एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, रैंडमली होते हैं। सिंपल सा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक बैग है, इस बैग में 4 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। सिंपल, ये रही रेड बॉल और ये रही ब्लू बॉल। कोई दिक्कत तो नहीं, बस एक जो है वो गोल्डन बॉल है। क्या ये? बस एक जो है वो गोल्डन है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या बोलते हैं, यहां पे बैग में आपने आंखें बंद करके हाथ डाला और आराम से आपने निकाला, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। और आप नहीं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हाँ भाई, तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं फिर से एक बैग है और इस बैग में है जो टोटल मिला के 4 बॉल्स। कितनी बॉल है? 4 बॉल। और इस बॉल में से केवल एक बॉल ऐसी है जिसको आप अगर निकालोगे तो आप जीतोगे गोवा की ट्रिप। सिंपल। इस बैग में से केवल एक बॉल ऐसी है जिसको अगर आप निकालते हो तो आप जीत जाओगे क्या? गोवा की ट्रिप। सिंपल, केवल एक बॉल, और उसके बारे में पता नहीं कौन सी बॉल है। सिंपल। तो अगर मैं आपको बोलता हूं इस बैग में से आप हाथ डालो आंखें बंद करके और निकालो एक बॉल, अगर आप क्या बोलते हैं वो बॉल निकाल ली जो हमें चाहिए, तो आप आराम से गोवा की ट्रिप जीत जाओगे। सिंपल बात है। ठीक। तो आपको पता नहीं है ना कि इसमें कौन सी बॉल है जो है वो आपको जिता सकती है, तो इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। आप आराम से रैंडमली जा रहे हो और एक बॉल निकाल रहे हो, एक बॉल सिलेक्ट कर रहे हो, आप जीत भी सकते हो और आप हार भी सकते हो। प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। तो जीतने के चांसेस अगर देखा जाए तो कितने हैं? देखिए यहाँ पे टोटल बॉल कितनी है? 4। यानी टोटल जो भी निकाल लिखा जाता है वो नीचे लिखा जाता है। उनमें से आपको वो बॉल जो जीता सकती है वो केवल कितनी है? यहाँ पे एक। क्योंकि आपको एक ही बार सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा और एक ही बॉल आप सिलेक्ट कर सकते हो एक ही बार में, तो आपके जो जीतने के चांस है केवल एक ही है। मतलब 4 में से केवल एक बार ही आप जीत पाओगे। समझ में आया? यानी कि अगर आपकी जीतने की चांसेस देखा जाए तो 0.25 है। सिंपल। हाँ जी, अगर इसी को परसेंट में पूछना चाहते हो आप तो बस खाली मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, तो यानी कि जीतने के चांसेस कितने हो गए? 25%। इतना समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो जीतने के चांसेस आपके कितने हैं? 25%, 25%। सिंपल था। हाँ जी, मैं समझाना चाह रहा हूं बस खाली रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट जिनके बारे में आपको पता होना हो, जिसके अंदर बाइसनेस बहुत ज्यादा कम होती है, उन एक्सपेरिमेंट्स को बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पहले से ही पता था कि मान लो आप ये वाली बॉल निकालोगे, उस पर आपने निशान लगा रखा है पहले से कि इस बॉल को निकालूंगा तभी मैं जीतूंगा, और आपने फिर तो आपके जीतने के चांसेस जो क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप आराम से देख के निकालोगे भाई ये वाली बॉल निकालूंगा तभी मेरा गोवा का ट्रिप लगने वाला है। यानी कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काम नहीं कर पाएगी। जब भी बाइसनेस आ जाता है, जब भी आपके पास पहले से ही उसकी आशंका है, या फिर आपके पास पहले से क्लू है, आपने पहले से ही नकल कर रखी है, या फिर आपको पहले से ही पता है कि ये चीज होने वाली है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती। प्रोबेबिलिटी केवल किस पे काम करती है? जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इतना सिंपल। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक। क्योंकि आपको पहले से पता है आप आराम से जीत जाओगे, तो प्रोबेबिलिटी का काम ही नहीं आया। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है जब आपके पास बायसनेस हो, सॉरी बायसनेस ना हो, अनबायस्ड हो आपके पास डाटा, ठीक है, भेदभाव ना हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पे आपको आशंका निकालनी है कि कितने परसेंट चांस आपके जीतने के हैं, उस इवेंट के होने के हैं, और कितने परसेंट चांस उस इवेंट के ना होने के हैं। तो वहां पे काम करती है। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन केवल तब काम करेगा जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। सिंपल से। चलिए आते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगले कंसेप्ट का नाम आता है सैंपल स्पेस। अब ये सैंपल स्पेस क्या चीज है? सैंपल स्पेस मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इवेंट, या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो भी आप आ सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है, कितना आउटकम आ सकता है, मैक्सिमम कितने नंबर्स आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, टोटल सैंपल स्पेस उसको बोला जाता है। समझ में? फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे सैंपल स्पेस लिया जाए कि टोटल क्या क्या आ सकता है मैक्सिमम टाइम, मतलब कि अगर मैं हर बार उछालूं तो मैक्सिमम क्या क्या चीजें आ सकती है मेरे पास, तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, और कॉइन में अगर आपसे कोई पूछे सैंपल स्पेस बताओ कॉइन का, तो अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं, कॉइन टॉस करने के बाद मेरे पास मैक्सिमम क्या क्या चीजें आ सकती हैं? मेरे पास भैया एक आम आ सकता है, एक सेब आ सकता है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं आने वाला, तो ये रैंडम मतलब सैंपल स्पेस में नहीं आता। कॉइन टॉस करने के बाद केवल 2 ऑप्शन होते हैं जो मेरे पास आ सकते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन होता है हेड और दूसरा ऑप्शन होता है टेल। तो बस ये 2 ऑप्शन है जो मेरे पास आ सकते हैं, तो इसी को बोला जाएगा सैंपल स्पेस। तो कॉइन का सैंपल स्पेस कितना है? 2 का। आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास मान लो एक डाइस है, क्या है मेरे पास? एक डाइस है जिसके अंदर मतलब लूडो खेलने वाले डाइस, और मैं उसको उछाल रहा हूं, तो उसको उछालने के बाद अगर मेरे से पूछा जाए सैंपल स्पेस कितना है,
तो सैंपल स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम नंबर जो भी मैं गेन कर सकता हूं, तो वो कितने होंगे भाई, हमारे पास डाइस उछालने के बाद क्या क्या आ सकता है, तो हमारे पास आ सकता है 1, हमारे पास आ सकता है 2, हमारे पास आ सकता है 3, 4, 5, 6, ये भी आ सकता है ना भाई। तो ये टोटल मिला के हो गए 6, तो मेरे पास सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 का। क्या डाइस उछालने के बाद 7 आ सकता है, डाइस उछालने के बाद क्या हेड या टेल आ सकता है, नहीं जी, हमने तो डाइस उछाला है ना, हमने तो कॉइन उछाला ही नहीं, अगर कॉइन उछालते तो फिर तब आता है हेड टेल। तो डाइस उछालने पे जो जो चीजें आ सकती है हमारे पास उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 2 कॉइन को उछाल दूं तब सैंपल स्पेस क्या होगा, भाई पुरानी जगह है ना वो थोड़ी सी, हाँ शुरू करते हैं। अगर हम 2 कॉइन को उछाले तब फिर सैंपल स्पेस क्या होगा, तो समझिए अब यहां पे ना थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप 2 कॉइन को चाहे तो एक बार में उछाल लो, या फिर आप एक कॉइन को 2 बार उछालो, बात एक ही होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि दोनों जो होते हैं बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे को कभी भी इफेक्ट नहीं करते, ठीक है सर। चलिए, अच्छा ये बताना है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चलिए आगे मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। 2 कॉइन अगर आप उछालोगे तो क्या क्या होगा, सोचिए, पहला कॉइन अगर आपने उछाला तो उस पर हेड आएगा, दूसरा टेल, दूसरा कॉइन उछाला तो हो सकता है उस पर भी हेड जाए, हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आया और दूसरे कॉइन पे क्या आ गया, टेल आ गया, हो सकता है पहले कॉइन पे टेल आ जाए दूसरे कॉइन पे क्या आ गया, हेड आ गया, या फिर हो सकता है दोनों कॉइन पे क्या आ गया, टेल आ गया। तो बस यही आ सकते हैं, यही हमारे बनते हैं सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम हमारे आ सकते हैं वो कितने हैं, 4, यानी कि पूरा आउटकम जो बनेगा वो कितना बनेगा, 4, सैंपल स्पेस कितना बन गया, 4, सिंपल। अगर यहां पे मैं बोलूं कि मैं अगर 3 कॉइन को उछाल रहा हूं, अगर मैं कितने कॉइन को टॉस कर रहा हूं, मैं 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो फिर उस टाइम पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो समझिए 3 कॉइन को टॉस करने के बाद सैंपल स्पेस जो बनता है, पहला हेड हो सकता है, हेड हो सकता है, हेड हो सकता है, तीनों में हेड आ गया। दूसरा हो सकता है किसी एक में टेल आ जाए, जैसे कि पहले में टेल आ गया बाकी दोनों में हेड, या फिर दूसरे में टेल आ गया यानी हेड टेल हेड, या फिर तीसरे में टेल आ गया तो हेड हेड टेल, सिंपल। या फिर क्या बोलते हैं, हेड आ जाए केवल एक में, बाकी दोनों में टेल टेल आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले में हेड आ गया बाकी दोनों में टेल आया, दूसरे में हेड आ गया यानी टेल हेड टेल, सिंपल। या फिर दोनों में टेल आ गया फिर हेड आ गया, या फिर तीनों में टेल आ गया, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, यानी कि जो जो आ सकते हैं आउटकम उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस, जो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए, 8, यानी 8 आउटकम्स आ सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, चलो दिखाई दे रहा है, चलिए इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं डाइस के बारे में, ठीक है, क्योंकि कॉइन के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर इतने ही आएंगे कि भाई 3 कॉइन एक बार में उछाले जा रहे हैं या फिर 2 कॉइन एक बार में टॉस किए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि इसके बारे में, डाइस के बारे में। हाँ जी सुनिए, डाइस के बारे में क्या है, अगर मैंने एक बार में डाइस उछाला तो डाइस उछालने के बाद टोटल सैंपल स्पेस जो है वो कितने बन सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं डाइस उछाल रहा हूं तो वहां पे आ सकता है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सी भी चीज आ सकती है ना भाई, चलिए, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, जो कि कितना हो गया 6। अगर मैं यहाँ पे 2 डाइस उछाल रहा हूँ, 2 डाइस ही बहुत होता है भाई, इससे ज्यादा डाइस पूछता ही नहीं वो आपसे, ठीक है। अच्छा निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे अगर मैं एक कॉइन उछाल रहा हूँ तो क्या क्या आ सकता है, या तो वो हेड आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो बस कितने इवेंट, मतलब क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, 2 इवेंट आ सकते हैं बस खाली। तो आप ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2 की पावर 1, सिंपल। तो यहाँ पे 4 आया, यानी कि इसको बोलते हैं 2 की पावर 2 और इसको बोलते हैं 2 की पावर 3, सिंपल। तो अगर आपके पास 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3 आउटकम हो जाएंगे, अगर आपके पास 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2 आउटकम हो जाएंगे, अगर आपके पास 1 कॉइन है तो 2 की पावर 1 हो जाएंगे आउटकम। अगर आपके पास 4 कॉइन है, कितने कॉइन है 4, तो आपका सैंपल स्पेस कितना बनेगा 2 की पावर 4। अगर आपके पास 5 कॉइन है तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा 2 की पावर 5। अगर आपके पास 50 कॉइन है और आप पूछ रहे हो सैंपल स्पेस बताइए तो कितना बनेगा 2 की पावर 50, सिंपल ना, ये सैंपल स्पेस आपका। चलिए जी, सेम ऐसे ही लॉजिक यूज होगा कहाँ पे, यहाँ पे डाइस के तौर पे, लेकिन मैं एक बार समझा भी देता हूँ जैसे वहां पे समझाया। अगर आप 2 डाइस लेते हो तो 2 डाइस पे क्या क्या चीज आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2 डाइस मान लेते हैं सर अच्छे तरीके से, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या हो सकता है समझिए, जैसे कि पहला डाइस है उसमें हमेशा मान लेते हैं 1 आ रहा है, लेकिन जो दूसरे डाइस है उस पे हमने 2 डाइस उछाले ना, पहला बार डाइस उठाया तो उस पे 1 आ सकता है, और दूसरे डाइस पे क्या आ जाए 1 भी आ सकता है। 1 आ गया पहले पे, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आया दूसरे पे 3 आया, ठीक है, अगले पे 1 आया फिर 4 आया, 1 और 5 आया, 1 और 6 आया, इस तरीके से होता है। अब 1 और 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि किसी भी डाइस के अंदर 7 नंबर तो होता नहीं है, तो इस वजह से मैक्सिमम 7 आएगा। अब देखिए पहले पे हमेशा 1 आ रहा था, बाकी हमने क्या माना दूसरे पे क्या आ रहा है 1 2 3 4, इस तरीके से मान लिया। अब समझते हैं यहाँ पे दूसरी लाइन में क्या बनेगा,
पहले पे हमारे पे 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है अगले पे 1 आ रहा है, पहले पे 2, फिर अगले पे 2, ऐसे ही 22 हो गया, 23, 24, 25, 26। भाई ये 25 26 नहीं है, ये पहले पे 2 आ रहा है और दूसरे पे 3 आ रहा है, पहले पे 2 फिर दूसरे पे 4, 2 पे आ रहा है, पहले पे 2 आ रहा है दूसरे पे 5 आ रहा है, इस तरीके से रहता है। समझ में? अगली बार में जैसे पहले पे 3 और फिर 1 आ गया, और उसके बाद अगले वाले में 3 और 2 आ गया, 3 और 3 आ गया, 3 और 4 आ गया, 3 और 5 आ गया, 3 और 6 आ गया, इस तरीके से आपके पास आ गए। समझ में? ऐसे ही अगले पे 4 और 1 आ गया, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, अगले पे 5 1, 5 2, 5 3, 5 5 4 और 5 5 और 5 6। सिंपल। अगले पे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। सिंपल सर। तो इस तरीके से आपके पास टोटल जो है वो आउटकम आ सकते हैं। टोटल आउटकम अगर देखा जाए तो कितने बन गए? 6 मल्टीप्लाई में 6 कितना हो गया? 6 6 जा 36। सिंपल। और इसी तरीके से आप सैंपल स्पेस निकालना चाहो तो इस जगह 6 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आया ना 6 की पावर 1, ये हो गया 6 का स्क्वायर। अगर आपसे पूछे 3 डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 3 डाइस का सैंपल स्पेस निकालने के लिए बस आपको 6 की पावर 3 करना पड़ेगा। 4 डाइस का सैंपल स्पेस निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 6 की पावर 4। सिंपल। तो इस तरीके से आप पूरा सैंपल स्पेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना सैंपल स्पेस बन रहा है। समझ में आ गया ना? यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। अब इसी पे आपसे इवेंट पूछ लेगा, जैसे कि अलग अलग इवेंट कैसे, जैसे कि आपने एक डाइस रोल किया, ठीक है, और वहां पे 5 आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या बोलोगे? एक डाइस रोल करने पे टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं? 6। सिंपल। 6 तो आउटकम आ सकते हैं। सैंपल स्पेस कितना होता है? 6 का ही होता है। अब उसमें से आपको क्या चाहिए? बस खाली 5 चाहिए, तो 5 कितनी बार आता है एक डाइस के अंदर? केवल एक ही बार आता है, तो बस आपका आंसर हो गया 1/6। सिंपल। अगर यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछे कि आपने 6 डाइस रोल किए और उसके बाद आपके 4 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, 4 से ज्यादा नंबर मतलब 5 और 6 आना चाहिए, क्योंकि 4 को तो बोला ही नहीं उसने बोला 4 से ज्यादा, 4 के बराबर नहीं, 4 से ज्यादा नंबर आने चाहिए, तो 5 और 6 यानी 2 ही नंबर चाहिए आपको, तो बस ये हो गया सैंपल, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 2/6। सिंपल। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा, कह रहा है आपने ना 2 डाइस एक साथ रोल किए और उस टाइम पे आपका जो आंसर है, मतलब कि कोई भी डाइस आपका देख लो उसमें 5 या उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए। दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। आपने 2 डाइस एक साथ रोल किए और दोनों डाइस पे 5 या उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। सिंपल। हाँ जी, तो आपने 2 डाइस रोल किए तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? कितने नंबर आ सकते हैं? तो 36 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि 2 डाइस रोल करने पे सैंपल स्पेस बनता है 6 का स्क्वायर यानी 36। सिंपल। आपको जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए? कि दोनों डाइस पे 5 या उससे ज्यादा है। तो देखिए दोनों डाइस पे 5 या उससे ज्यादा हमें नंबर चाहिए, तो वो कौन से नंबर होंगे? 2 डाइस पे 5 या उससे ज्यादा, जैसे कि पहले डाइस पे देखिए, देखो ये जो 4 से ऊपर वाले हैं ना, यहाँ पे सब में देखो, इस पे सब में 1 आ रहा है, इनमें पहले डाइस पे 2 आ रहा है, इस पे पहले डाइस पे 3 आ रहा है, इस पे पहले डाइस पे 4 आ रहा है, तो ये सब हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 5 या उससे ज्यादा। तो देखो ये वाली जो लाइन है इनमें सब में 5 आ रहा है पहले डाइस पे, तो पहले डाइस पे तो 5 आ रहा है, लेकिन दूसरे डाइस पे देखो हमें क्या चाहिए? दोनों डाइसों पे या तो 5 आए या फिर उससे ज्यादा नंबर आए कोई भी, तो बस 5 तो आ रहा है इस पे, लेकिन इस पे दूसरे डाइस पे 1 है, इस पे दूसरे डाइस पे 2 है, इस पे दूसरे डाइस पे 3 है, इस पे दूसरे डाइस पे 4 है, तो हमें चाहिए दोनों डाइस पे या तो 5 आए या फिर उससे ज्यादा आए। समझ में आया? ऐसी अगला देख लो, अगले में यहाँ पे तो 6 आ रहा है पहले डाइस पे, वो तो सही है कि भाई पहले डाइस 5 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन दूसरा डाइस है वो भी 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो इसको छोड़ दो, बस खाली ये वाला वैल्यू हो गई और ये वाली वैल्यू हो गई। तो टोटल सैंपल स्पेस जो बन रहा है वो कितने एलिमेंट्स का बन रहा है? वो 4 एलिमेंट्स, यानी 4 नंबर ही हैं जो हमारा इवेंट को पॉसिबल बनाएंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36। आप चाहो तो इसको काट के शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, वरना इतने भी छोड़ दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका सैंपल स्पेस का टॉपिक। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छे भाई। अब चालू करते हैं सर इवेंट का टॉपिक। इवेंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट वैसे आपको पता ही है, इवेंट मतलब जो चीज हमें चाहिए उसको बोलते हैं इवेंट। सैंपल स्पेस क्या था? इतने सारे इवेंट, मतलब जो बहुत सारे इवेंट्स थे उनमें से टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो सकते हैं, मतलब टोटल इवेंट क्या क्या हो सकते हैं उसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। और उनमें से किसी एक इवेंट को पिक करना होता है क्या? एक इवेंट होता है। सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डाइस में कितने इवेंट होते हैं? एक डाइस का सैंपल स्पेस है 6। 6 क्या कि उसमें 6 इवेंट आ सकते हैं, यानी कि पहला इवेंट ये रहा कि हमको 1 चाहिए हो सकता है, ये दूसरा इवेंट हमको 2 चाहिए हो सकता है, ये तीसरा इवेंट हमको 3 चाहिए हो सकता है, ये चौथा इवेंट, पांचवा इवेंट, छठा इवेंट, इस तरीके से इवेंट। इवेंट मतलब होता है जो चीज हमको चाहिए, क्वेश्चन वाला आपको जो चीज बोल रहा है निकालने के लिए उसको बोलेंगे आप इवेंट। सिंपल। जैसे आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद क्वेश्चन वाला बोलता है आपको टेल चाहिए, तो टेल आपके लिए क्या बन जाएगा? इवेंट। सिंपल ना? जो चीज आपको चाहिए वो इवेंट हो जाता है। और टोटल आउटकम जितने आ सकते हैं उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे हेड और टेल आ सकते हैं कॉइन टॉस करने पे, तो वो हो गया सैंपल स्पेस।
सिंपल। अब जो इवेंट है ना, अलग अलग वैरायटी वाले इवेंट होते हैं, यानी अलग अलग बहुत तरीके के इवेंट होते हैं जिसके बारे में आप समझने वाले हो इन सब कंसेप्ट को पूरा करने के बाद। जैसे कि सिंपल सा इवेंट तो मैंने बता दिया आपको। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? यही इवेंट जो आपको नॉर्मल चाहिए होते हैं, सिंपल इवेंट जिसके अंदर एक ही इवेंट बोल रखा हो निकालने के लिए। जैसे कि आपने एक डाइस रोल किया, डाइस रोल करने के बाद आपका मतलब कि आपको 2 मिलना चाहिए, तो 2 क्या बन गया आपके लिए? सिंपल इवेंट। आपको केवल एक नंबर चाहिए जिसको क्या मिलना चाहिए आपको? 2। सिंपल। इस तरह के इवेंट को बोलते हैं सिंपल इवेंट। और यहीं पे आता है दूसरा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? जब आपको 2 या 2 से ज्यादा इवेंट मिल जाए तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। समझ में आया? जब आपके जीतने के चांसेस मतलब जो नंबर होते हैं आपको 2 या 2 से ज्यादा मिले तो उसको क्या बोलते हैं आप? कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने 2 डाइस एक साथ रोल किए थे, 2 डाइस को एक साथ रोल करने पे आपने क्या देखो, अगर मैं बोलता कि पहले डाइस पे बनाना चाहिए और दूसरे डाइस पे 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे केवल एक ही इवेंट है जिससे ये पॉसिबल हो सकता है, मेरा जो मैंने सोचा है वो ट्रू हो सकता है स्टेटमेंट। सिंपल। तो इसको बोलते हैं हम सिंपल इवेंट। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला था? 5 या उससे ज्यादा इवेंट आने चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, है ना? तो 5 या उससे ज्यादा नंबर आने चाहिए, तो उसके लिए इवेंट कितने बन गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे स्टेटमेंट को ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? जब भी 2 या 2 से ज्यादा आप नंबर डिटेक्ट कर सकते हो या फिर सिलेक्ट कर सकते हो तो उसको बोलते हैं क्या? कंपाउंड इवेंट। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। तो आपने समझ लिया सिंपल इवेंट क्या होते हैं, आपने समझ लिया कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं। अब थोड़ा सा समझना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं। सिंपल से, तो एक बार इसको मिटो देता हूं फिर आगे समझते हैं, ठीक है? हाँ भाई, शुक्र है। चलिए भाई, तो इस बार टॉपिक आता है हमारा कौन सा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे समझना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब एग्जांपल पे डालते हैं एक बार फोकस। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या करेंगे, समझिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक बैग है जिसमें मैंने थोड़ी सी चिट्स रखी हैं। चिट्स मतलब पर्ची बना के रखी हैं। अब पर्ची में मैंने टोटल रखी है वहां पे 20 पर्चियां। 20 पर्चियां में सब पे नंबर डाला हुआ है, ठीक है? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से मैंने सब पे क्या रखा है? नंबर डाल रखे हैं। कहां तक? 20 तक। मेरे पास 20 पर्चियां है और मैंने 20 पर्ची पे नंबर डाल दिया। सिंपल था। चलिए, अब 2 इवेंट दे रखे हैं आपको। पहला इवेंट दे रखा है ए, दूसरा इवेंट दे रखा है बी। पहला इवेंट जो है वो केवल उनको काउंट करता है जो कि ऑड नंबर है। क्या नंबर है? ऑड नंबर है। सिंपल। तो ए इवेंट किसको काउंट करता है? ऑड नंबर। तो अगर बात करी जाए तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ए का। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इस यहाँ पे कहता है कि ये ऑड नंबर आने चाहिए, तो इसका सैंपल स्पेस बनता है जो भी ऑड नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से। और लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर लिख ही देता हूं पूरा। लास्ट नंबर 19 होगा, ठीक है? 13 के बाद 15 17 और 19, ये बन गया इसका सैंपल स्पेस। यानी टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हैं, इवेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल इवेंट कितने हो गए? 10। सिंपल है ना? चलिए, ये आ गया आपका सैंपल स्पेस जो कि एक आया। चलो करते हैं बी पार्ट। तो बी कैसा है ऑप्शन? यहां पे केवल ना मल्टीपल ऑफ 3 लिया जाएगा। यानी क्या लिया जाएगा? मल्टीपल ऑफ 3 इवेंट। मतलब जो भी 3 के मल्टीपल नंबर होंगे ना, केवल उन नंबर को लिया जाता है यहाँ पे। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं? तो समझिए 3 6 9 12 15 और उसके बाद 18। उसके बाद अगला इवेंट जो होता है वो 21 होता है, और 21 जो है वो इस 20 जो लिस्ट है उससे बाहर रहेगा, तो इस वजह से वो लास्ट नंबर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे तो 20 तक नंबर है ना बस खाली। तो मल्टीपल और 3 कौन से लेने हैं बस आपको? 20 से छोटे वाले। यानी टोटल सैंपल स्पेस अगर देखा जाए इस इवेंट का क्या बन गया? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल सैंपल स्पेस बन गया 6 एलिमेंट्स का। कोई दिक्कत तो नहीं? 6 इवेंट्स का। अब बात करते हैं ऐसे एलिमेंट्स दोनों इवेंट्स के अंदर क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। एक ऐसे एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स बताइए जो दोनों इवेंट के अंदर कॉमन है। मतलब सीधी बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। अगर देखा जाए दोनों, ये निशान होता है कॉमन का। जैसे आपको पता है ना, ये निशान होता है यूनियन का, ठीक है? और ये निशान होता है कॉमन का। सिंपल। हाँ, जो दोनों के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो देखिए एक बार ऐसे कौन से इवेंट है जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। मैंने नोटिस किया तो मेरे को पता चला एक 3 है जो कि दोनों में आ रहा है, उसके अलावा एक 9 है जो कि दोनों में आ रहा है, और उसके अलावा एक 15 है जो कि दोनों के अंदर आ रहा है। सिंपल। और कोई से इवेंट नहीं है जो दोनों के अंदर आ रहे हो। यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स बन गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं, वो कितने हैं? 3 9 और 15। ये इवेंट्स है जो दोनों के अंदर क्या हो रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है समझिए, दोनों के अंदर इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। सिंपल बात है ना? हाँ जी, इसको बोलते हैं कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन।
लेकिन अब एक्चुअल में उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन जो आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है दोनों इवेंट के अंदर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है दोनों के अंदर बिल्कुल भी कॉमन ना आए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, दोनों के अंदर बिल्कुल भी कॉमन ना आए। यानी जैसे यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तीनों के अंदर कितना एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 3 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं ना, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो इनके अंदर बिल्कुल भी कॉमन ना आए। सिंपल, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। यानी कि इनके अंदर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, पाई आना चाहिए इसकी वैल्यू, यानी क्या होनी चाहिए, खाली, मतलब कोई भी एलिमेंट्स ना हो। जैसे अभी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, दोनों में के अंदर कॉमन वो 3 एलिमेंट्स है, तो ये 3 एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे एक और समझाता हूं, मान लो एक सी है, सी भी इवेंट है, और सी इवेंट जो है ना वो हमेशा नोट करता है इवन नंबर को। किसको, इवन नंबर को। जैसे ऑड नंबर को नोट करता है, वैसे ही वो किसको नोट करता है, इवन नंबर को। तो इवन नंबर में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 इस तरीके से कहां तक आएंगे, 20 तक। सिंपल ना, समझिए ध्यान से। अब अगर आप यहां पे देखोगे कि ए और सी में क्या क्या कॉमन आ रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप देखोगे ए और सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑड नंबर हैं, यहाँ पे सारे इवन नंबर हैं। दोनों में एक भी ऐसा इंक्लूसिव नंबर नहीं है, मतलब एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो क्या हो रखा है, दोनों के अंदर कॉमन आ रखा हो। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0, खाली। सिंपल सर, आप इसको पाई से भी दिखा सकते हो, इसको नल भी बोल सकते हो आप। सिंपल सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या समझाया, अच्छा सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसमें केवल एक आउटकम आपको चाहिए, मतलब इन इतने सारे आउटकम में से बस एक आपको इवेंट पिक करना है, उस एक इवेंट को बोलते हैं क्या, सिंपल इवेंट। और जहां पे आपको 2 या 2 से ज्यादा इवेंट पिक करने पड़ गए तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सिंपल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब होता है जब ए और इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाए आपकी, नल के बराबर, मतलब 0 के बराबर। यानी दोनों एलिमेंट्स के अंदर कोई भी, दोनों इवेंट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन हो ही ना, उसको बोलते हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या फिर ओवरलैपिंग इवेंट। इतना सिंपल है। चलिए इसके बाद आता है सर, इसके बाद ही समझा देता हूं क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट होता क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब होता है दो इवेंट आपके हैं और उन दोनों का जो यूनियन है वो आपका सैंपल स्पेस ही बन जाए, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास 2 इवेंट थे ए और बी, है ना, ए और बी। तो अगर ए और बी का यूनियन देखा जाए, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को अगर मतलब जोड़ दिया जाए, एक तरीके से इंक्लूड कर लिया जाए, तो क्या पूरी ये लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आपको पास सैंपल स्पेस थे वो आ जाएंगे। तो देखिए अगर मैं दोनों इवेंट को ले लूंगा, दोनों इवेंट को जोड़ दूंगा, तो देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स नहीं आए पूरी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सैंपल स्पेस में 2 था, तो 2 ना तो इस इवेंट में कहीं काउंट हो रहा और ना ही इस इवेंट में कहीं काउंट हो रहा। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूंगा तब भी मेरे को सारे एलिमेंट्स यानी 20 के 20 एलिमेंट नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 10, यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6, यानी टोटल कंबाइंड भी कर दूंगा मैंने, तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे मेरे को मिलेंगे 16 नंबर। अभी भी 4 एलिमेंट्स ऐसे रह जाएंगे, 4 इवेंट ऐसे रह जाएंगे जो मेरे को काउंट नहीं कर पाऊंगा। सिंपल है। तो ये दोनों कभी भी सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ पाएंगे, है ना भाई। तो इस वजह से ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यानी कि ये जो है ना सैंपल स्पेस के बराबर होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, जो इवेंट ए है और जो इवेंट बी होगा उसका यूनियन करने पे वो किसके बराबर आना चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। सिंपल इतना। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये वाला एलिमेंट देखो, ये रहा ए, ये रहा सी, यहाँ पे केवल ऑड नंबर है, यहाँ पे केवल इवन नंबर है, और इसका सैंपल स्पेस भी 10 है, इसका सैंपल स्पेस भी 10 है, और यहाँ पे दोनों में से कोई कॉमन भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ए और सी का यूनियन करके, तो ए और अगर आप सी का यूनियन करोगे तो आपको पता चलेगा ए और सी का यूनियन करने पे आपको क्या मिल रहा है, सैंपल स्पेस पूरा मिल रहा है। जो भी आपके सारे नंबर थे वो या तो इसमें आ रहे हैं या फिर इसमें आ रहे हैं। सिंपल ना। तो इसको बोलेंगे क्या, एक्सहॉस्टिव इवेंट। समझ में आ गया ना। सैंपल स्पेस के अंदर अलग अलग तरीके से इवेंट होते हैं। सिंपल इवेंट कौन से होते हैं, जो केवल एक आपको एक नंबर पिक करके दे देते हैं। कंपाउंड इवेंट कौन से होते हैं, जहां पे आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर पिक करने होते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, जहां पे जो ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो, यानी कि दोनों एलिमेंट्स में से, दोनों इवेंट्स में से कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। सिंपल सर। चलिए उसके बाद उसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग इवेंट भी। और उस लास्ट में आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, यानी कि इसका मतलब ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो है उन सबका सम करके क्या आना चाहिए, आपका सैंपल स्पेस आना चाहिए। तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे एग्जॉस्टिव इवेंट। सिंपल। इतना समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, क्यों न्यूमेरिकल करते करते प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ भी जाएगा वैसे भी। इतना समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक का नाम आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? पहले कौन सा करवाऊं? डिपेंडेंट इवेंट, चलिए ये समझते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, बस ये वाला टॉपिक समझते हैं फटाफट से क्या होता है। अब इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? जो इंसान अपने ऊपर पूरा डिपेंड होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जो खुद के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे कुछ भी काम करते हैं उससे उनको इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि अगर वो थोड़ा सा ज्यादा काम कर देगा तो फिर ये हो सकता है थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा काम करना पड़ जाए, मतलब दूसरे से इफेक्ट होने वाले इवेंट को बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। और जो अपने ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, दूसरा कुछ भी करता रहे उससे इफेक्ट नहीं होते, तो उसे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो एक बार एग्जांपल के साथ समझते हैं अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या है। इंडिपेंडेंट इवेंट सिंपल। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? जैसे कि आप डाइस देख लो, मान लेते हैं मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं, कितनी डाइस? 2 डाइस। अच्छा, एक सिंपल सा टॉपिक पूछता हूं आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने एक डाइस थ्रो किया, ठीक है, और उस पे 5 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले डाइस मैंने केवल एक डाइस थ्रो किया, उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बताइए। तो डाइस टोटल उसमें कितने वो एलिमेंट्स हैं? 6। तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए? 6। और 6 में से मेरे को केवल एक ही नंबर चाहिए जो कि 5 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 1/6। सिंपल इतना, बहुत अच्छे, परफेक्ट। अब समझिए, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, इंडिपेंडेंट इवेंट पे। क्या रहा है? 2 डाइस है, मैंने 2 डाइस थ्रो किए, ठीक है भाई। तो पहले डाइस पे जो है ना वो मेरे को चाहिए 2, और दूसरे डाइस पे चाहिए मेरे को 5। तो मैं पहले डाइस पे कितना चाहिए? 2, और दूसरे डाइस पे मेरे को कितना चाहिए? 5। तो देखो, जो मैंने आपको पूरा चार्ट बताया था सैंपल स्पेस का डाइस वाला, तो आपको याद है उसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने थे? उसमें टोटल सैंपल स्पेस थे 36। और 36 में से एक ऐसा इवेंट बताओ जिसमें पहले इवेंट पे आ जाए 2 और दूसरे डाइस पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। वो कौन सा इवेंट होगा, मतलब वो कौन सा एलिमेंट्स होगा? तो केवल एक ही एलिमेंट था जहां पे पहले पे 2 आए और दूसरे पे 5 आए, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/36। अच्छा, थोड़ा सा इजी तरीके से बताता हूँ समझाने के लिए, अच्छे तरीके से समझिए। हमको 2 डाइस थ्रो करने हैं, पहले पे 2 आना चाहिए और दूसरे पे 5 आना चाहिए, समझे? तो देखिए, पहले पे मान लो जो मैं पहले एक ही डाइस थ्रो कर रहा हूं और उस पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस बन गया 6 का। सिंपल। उसमें से कितने आना चाहिए? 2 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, यानी कि 1/6 हो गया पहले डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए, दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए? दूसरे डाइस पे आना चाहिए 5। तो दूसरे डाइस जब मैं थ्रो कर रहा हूं उस पे टोटल नंबर कितने आ सकते हैं? 6। उसकी सैंपल स्पेस कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, जिसमें से मेरे को क्या चाहिए? बस खाली 5। मेरा इवेंट क्या है? बस खाली 5 आना चाहिए, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। सिंपल। तो देखिए, जो दूसरा इवेंट मतलब दूसरा डाइस फेंका मैंने, उस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी पहले थी, देखो किसी भी डाइस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। तो दूसरे डाइस पे मैं कह रहा हूं कि 5 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 1/6 है। पहले भी 1/6 थी, जब मैंने पहला डाइस नहीं फेंका था तब भी 1/6 थी, और पहला डाइस अगर मैंने फेंक दिया है उसके बाद भी जब मैं दूसरा डाइस फेंक रहा हूं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है? 1/6 हो रही है। यानी कि पहला डाइस फेंकने से दूसरे डाइस की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, चाहे आप डाइस फेंको चाहे ना फेंको, पहला वाला दूसरा वाला जो डाइस है वो हमेशा सेम प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, जितनी पहले दिखा रहा था वैसे ही सेम अभी भी दिखाएगा प्रोबेबिलिटी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस पे हमेशा सेम रहेगी। समझ में आया? इस तरह के इवेंट को बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, मतलब एक इवेंट होने से दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंपल इतना। चलिए एक बार समझते हैं अगला टॉपिक, डिपेंडेंट इवेंट। तब आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे तरीके से क्या डिपेंडेंट इवेंट के बारे में। तो एक बार समझते हैं मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा जब ये आप समझोगे डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट, अब ये डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं? ऐसे इवेंट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। समझिए ध्यान से, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो एक बैग है जिसके अंदर कितनी बॉल्स हैं? 5 बॉल्स हैं। सिंपल। इसमें से दो है वो है आपकी रेड बॉल्स, और जो 3 है वो आपके पास है ब्लू बॉल्स। सिंपल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, एक ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल इतना। तो टोटल सैंपल स्पेस, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास? हमारे पास है भैया 5 बॉल्स, जिसमें से मेरे को क्या चाहिए? ब्लू बॉल। तो उसकी बॉल ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लू बॉल है कितनी वहां पे? 1 2 3, तो 3 ही ब्लू बॉल है, इन्हीं में से कुछ आएगी, है ना भाई? तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/5। ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। सिंपल। मैंने एक बॉल निकाली एक बैग में से जिसकी ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। अब एक बार दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूं, इस बार मेरे को निकालनी है 2 बॉल्स। सिंपल। पहली वाली जो है वो रेड आनी चाहिए और दूसरी वाली जो है वो ब्लू आनी चाहिए। पहली वाली क्या आनी चाहिए? रेड। दूसरी वाली क्या आनी चाहिए? ब्लू। सिंपल। या फिर मान लो दोनों की दोनों ब्लू आनी चाहिए। देखो अभी इस ये जो है ना ये बन गया डिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि पहले से जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो इफेक्ट होगी। देखिए कैसे इफेक्ट होगी समझाता हूं। पहली बॉल क्या आनी चाहिए आपके पास? ब्लू आनी चाहिए, और दूसरी बॉल भी क्या आनी चाहिए? ब्लू आनी चाहिए। चलिए, तो मैं पहली बॉल निकालने जा रहा हूं। पहली बॉल मैंने निकाली और जो ब्लू आनी चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो टोटल बॉल्स कितनी है इसके अंदर? 5 भैया, ठीक है, टोटल बॉल 5 है। 5 में से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3। तो चलिए
3 हो गई, यानी कि ये बन गई पहले बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी बॉल मैं निकालने जा रहा हूं और उसकी भी ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब देखो मैंने एक बॉल तो निकाल ली है ना, मैं बोल रहा हूँ बैग में से मैं कितनी बॉल निकाल रहा हूँ, 2 बॉल निकाल रहा हूँ। तो मैंने एक बॉल निकाल ली थी ये वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/5। अब समझिए अब बॉल कितनी बची बैग के अंदर, अब तो भैया एक निकलने के बाद बैग में बची 4 बॉल्स, तो 4 बॉल्स बची जिनमें से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी है, क्योंकि एक तो मैंने माना कि ब्लू बॉल निकल गई है, अब कितनी बची ब्लू बॉल, बस खाली 2 बची है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बचेगी 2/4। सिंपल, इतना आसान था ना। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, पहले ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हुआ करती थी 3/5, लेकिन इस बार एक बॉल निकालने की वजह से, जो कि एक ब्लू बॉल थी, उससे क्या हो गया, मतलब पहली बॉल निकालने की वजह से दूसरी बॉल की जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। पहले जो 3/5 आनी चाहिए थी अब वो 3/5 नहीं आ रही है, जो कि उसमें अलग था। इसमें पहला जो डाइस पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/6, और मैंने दूसरा डाइस फेंका उस पे भी चाहे 1/6 आ रही है और पहले डाइस पे भी क्या आ रही है 1/6 आ रही है, सेम ही प्रोबेबिलिटी है, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। मैं दोनों डाइस फेंक दे रहा हूं, कोई सा भी डाइस फेंक रहा हूं, तो डाइस की प्रोबेबिलिटी जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, दोनों हमेशा सेम आएंगे, कभी फेंक लो। सिंपल, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ऐसे इवेंट जो पहला इवेंट है वो दूसरे इवेंट को इफेक्ट कर दे, या फिर जो पहले की प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को इफेक्ट कर दे, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। सिंपल, इतना कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ, इसमें केस अलग होता, अगर मैं ये जो बॉल थी वो वापस उसमें बैग के अंदर डाल देता, तो वापस से इसके पास कितनी हो जाती, इसके पास 5 बॉल्स हो जाती, 3 ब्लू और 2 रेड, तब इसकी प्रोबेबिलिटी वापस सेम आती। यानी कि सीधी बात मैं क्या कर रहा हूं, अगर यहाँ पे होता विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, ये मैं रिप्लेस कर दूंगा वापस से, तब ये भी क्या बन जाता है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट में जाता है। लेकिन रिप्लेसमेंट के साथ, सॉरी विद रिप्लेसमेंट कह रहा हूं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने रिप्लेसमेंट करी नहीं है, तो बॉल निकाल के मैंने अपने पास रख लिया है, मेरे को दूसरी बॉल फिर निकालनी पड़ रही है, तो उस टाइम पे ये कौन सा बन गया इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। इतना समझ में आ गया, बढ़िया। तो ऐसे इवेंट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, और इंडिपेंडेंट इवेंट जो एक दूसरे से इफेक्ट नहीं होते। सिंपल, चलिए भाई। तो इस बार बात आती है किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते क्या है वो समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी इवेंट है, जैसे कि ए के होने के, जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ हेड आने के चांसेस क्या है किसी भी कॉइन को उछालने पे, तो उस इवेंट के होने के चांसेस होते हैं 1/2, यानी कि मतलब 2 ऑप्शन है मेरे पास, हेड या टेल, उसमें से केवल एक आ सकता है एलिमेंट, यानी 1/2 चांसेस है। तो ये होता है हमारा इवेंट आना। लेकिन इसके अलावा क्या चीज नहीं आ सकती, जो चीज नहीं हो सकती, जो इवेंट नहीं हो सकती, यानी कि ए बार जो चीज नहीं आ सकती, उसको बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या बोलते हैं एक डाइस उछाला, तो डाइस उछालने पे मेरा 5 या 6 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल डाइस को उछालने पे सैंपल स्पेस बनता है 6 का, जिसमें से मेरे को 5 और 2 चाहिए, मतलब 5 और 6 चाहिए, तो 2 आइटम चाहिए बस खाली, तो प्रोबेबिलिटी बन गई किसकी, 2/6 की। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, जो ये प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/6, तो ना होने की, ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4/6। सिंपल ना। बस ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, मतलब ए बार निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालने के लिए करते हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसको एक में से माइनस कर दो, यानी प्रोबेबिलिटी जो आपने ए निकाली है, इवेंट की निकाली है, उसको बस एक में से माइनस कर दो, तो उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल जाती है, यानी इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इतना सिंपल था। चलिए, अगर आपको इसी पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई सा भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कहीं पे भी डाउट लगता है, एक बार कमेंट में बता देना पक्का, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सिंपल, आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ जी, आगे चलते हैं भाई। अब तो सिंपल है भाई, इवेंट आपने समझ लिया ना, अब बस सिंपल है। टॉपिक क्या आता है, मेथड ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कितने तरीके हैं, कितने मेथड है। तो वो इसको प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड होता है क्लासिकल मेथड, जो कि सबसे पुराना मेथड है। क्लासिकल मेथड, क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है सर, जो आपको 9th में या फिर 10th में सिखाई गई थी, उसी को बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच कहती है जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ आउटकम्स, वो नीचे लिखने, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट, सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नहीं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट आएगा, और ऊपर आता है टोटल फेवरेबल आउटकम, VOURABLE, फेवरेबल आउटकम। सिंपल, यानी कि टोटल इवेंट जो भी है वो उनको नीचे लिखना है। इसको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस, जितना भी अमाउंट आ सकता है वो सैंपल स्पेस नीचे आ गया, और उसमें से जो भी हमें चाहिए, जो भी आपका इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो भी है आपका, वो आप ऊपर लिख दोगे, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, जो कि क्लासिकल फॉर्मूला है, पुराना फॉर्मूला है। सिंपल, हाँ जी, उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होता था वो थोड़ा सा लिमिटेड नंबर में होता था, अब हमें थोड़ा सा अनलिमिटेड नंबर में चाहिए, तब वो यहाँ पे ये वाला मेथड, पुराना वाला मेथड नहीं लग पाएगा। समझ में आया? तो थोड़ा सा अनलिमिटेड नंबर पे जाने के लिए, थोड़ा सा नंबर को बढ़ाने के लिए हमने दूसरा मेथड निकाला, कौन सा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच।
और इसका फॉर्मूला भी वही है, सेम ऐसे ही, बस खाली इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। कैसे? आपको लिखना है नीचे टोटल सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस, या फिर कई बुकों में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रखा होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने कितनी बार ट्राई किया वो चीज, ठीक है, और ऊपर टोटल इवेंट, टोटल इवेंट आपको ऊपर लिखना है, जो भी आपका इवेंट आया यानी जो भी आपको चाहिए वो आपको ऊपर लिखना है। सेम वही फॉर्मूला जो पहले यूज करते थे, वही नॉर्मल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वही चीज। इसके बाद भाई बात आती है सब्जेक्टिव या अप्रोच या फिर पर्सनलिस्टिक अप्रोच की। पर्सनली सॉरी सिंपल भाई, एक बार मिटाता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं आगे। आगे समझते हैं, बात आती है किसकी? पर्सनलिस्टिक अप्रोच की, जिसको बोलते हैं हम सब्जेक्टिव अप्रोच। आगे चले भाई, तो बात आती है किसकी? पर्सनलिस्टिक अप्रोच या फिर सब्जेक्टिव अप्रोच जिसे बोला जाता है। अभी पर्सनलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? एक ऐसी अप्रोच है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जहां पे जो इन्वेस्टिगेशन होता है ना, वो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपने हिसाब से कोई भी नंबर देता है। जैसे एक मान लो स्टूडेंट आया उसके पास इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे 5 जज बैठे होते हैं। अब उस बंदे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो फिर क्या बनेगी? तो सोचिए, जो 5 जज हैं उसको नंबर जो होंगे वो अपने हिसाब से देंगे। मान लो कोई एक अच्छा जज आ गया तो फिर वो बच्चे को 90% दे देता है, दूसरा जज आया जो उस बच्चे को 85% दे देता है। तो एक ही जज जो रहते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि एक ही बार, मतलब उस बच्चे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है अलग अलग तरह के जज के ऊपर। समझ में आया? यानी कि जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे टीचर वो अपने हिसाब से निकालेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी बंदे की सिलेक्ट होने की, मान लो 100 में से बंदा सिलेक्ट होना चाहिए, कोई बंदा जो है वो 100 नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी मानते हैं, तो 100 में से कितने नंबर लेता है? कोई जज होगा 80 नंबर दे देगा, कोई जज होगा जो 85 नंबर दे देगा। तो प्रोबेबिलिटी उस बंदे की जीतने की 90/100 हो जाती है, या फिर 85/100 हो जाती है। वो डिपेंड करता है उसके जो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कैसा है। यानी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.9, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.85, यानी डिपेंड किस पे करता है? उसके जो जज बैठे होते हैं अलग, क्योंकि उनके ऊपर जो हैबिट होती है सबकी अलग अलग होती है, जो लोगों को क्वालिटी चाहिए होती है वो अलग अलग क्वालिटी चाहिए होती है, इस वजह से वो मार्क्स भी क्या देंगे? अलग अलग देंगे। इस वजह से प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट के होने की अलग अलग लोगों पे वो अलग अलग दिखाई देती है। जैसे आपने वो टॉस किया, मतलब कि कॉइन टॉस किया, उस पे हेड या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो तो बायस नहीं है ना, तो यहाँ पे बायस मतलब बायसनेस नहीं है, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी उसकी फिक्स है कि इतना ही आएगा, उससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं आ सकता। लेकिन जब ह्यूमन की बात आती है ना, प्रोबेबिलिटी कि वो काम कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको कितने नंबर मिलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर सिलेक्ट करने के लिए इसको नंबर कितने दूं उसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब भी ह्यूमन नेचर की बात आती है ना, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी डिफर कर जाती है अलग अलग लोगों के ऊपर। कोई निकालेगा उसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 90 है, कोई निकालेगा उसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 85 है। समझ में आया? उसके नेचर के ऊपर या फिर उसका बिहेवियर के ऊपर। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको बोलते हैं क्या? पर्सनलिस्टिक अप्रोच। हर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास अपनी खुद की पर्सनलिस्टिक अप्रोच होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी का बिहेवियर या फिर उसको निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सिंपल, जिससे क्या होता है थोड़ा सा डिफर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे जो हम समझने वाले हैं वो केवल क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल अप्रोच है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं हमें, बस आपको फॉर्मूला वही याद रखना है कि कोई भी सैंपल स्पेस होगा तो वो नीचे आएगा, और इवेंट जो भी होगा वो आपको ऊपर लिखना है, जो भी आपको चाहिए इवेंट वो ऊपर लिखना है। चलिए भाई, अब इसी तरीके से क्लासिकल अप्रोच से दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आपके एग्जाम्स में आए तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर पाओ। ठीक है भाई, चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या है? ए 6 फेस्ड डाइस, एक डाइस है जिसके अंदर 6 नंबर आते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इट टॉस्ड वंस, उसको एक बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर ऑब्टेन ऑन टॉसिंग इज ऑड नंबर, यानी कि जो डाइस है उसको टॉस करने पे, उछालने पे जो प्रोबेबिलिटी, मतलब जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? ऑड नंबर आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी समझिए। तो ए क्या है हमारा? इवेंट क्या है? ऑड नंबर है ना। इवेंट क्या हमारा? ऑड नंबर डाइस पे। और ऑड नंबर क्या आता है भाई? तो ऑड नंबर भैया डाइस पे आ सकता है 1, और उसके बाद 3, और उसके बाद 5। ये 3 इवेंट है जो कि ऑड नंबर है, जो कि डाइस के ऊपर आ सकते हैं। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो टोटल सैंपल स्पेस डाइस पे कितना बनता है? सैंपल स्पेस कितना है डाइस पे? ये बनता है भैया 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से सैंपल स्पेस बनता है टोटल 6 का, यानी कि आ गया 6 सैंपल स्पेस नीचे। और ऊपर क्या चाहिए हमें? ए इवेंट जितने भी है। तो कितने इवेंट है यहाँ पे? 3, तो बस 3/6 यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई खत्म। सिंपल, आगे चलते हैं। क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 2, एक डाइस पे नंबर जो है वो 2 से ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी समझिए। तो इस बार जो है सैंपल स्पेस तो वही रहने वाला है। सैंपल स्पेस कितना है? वही, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 एलिमेंट्स का सैंपल स्पेस, यानी 6। ए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इस बार? इस बार है ग्रेटर देन 2, आपको 2 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 2 से बड़े नंबर कौन से होते हैं? 3 4 5 6, ये नंबर होते हैं बस 2 से बड़े जो डाइस के अंदर आ सकते हैं। तो नंबर कितने हैं? 4।
तो बस प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी, प्रोबेबिलिटी बनती है जो भी आपके नंबर, प्रोबेबिलिटी ए की है, इवेंट की है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी किसकी, सैंपल स्पेस की। सॉल्व करते हैं, 4/6 आपका आंसर आ गया 2/3 इसमें, जो कि आ गया 0.66। सिंपल से, बस खत्म काम, कोई दिक्कत तो नहीं। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर देना है, आसान था, बढ़िया भाई। आगे चलते हैं, कह रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एट रैंडम। अच्छा भाई, कार्ड्स के बारे में आपको पता है ना सर, थोड़ा सा बता देता हूँ कार्ड्स के बारे में कि कार्ड्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। भाई नोट कर लिया होगा इधर तो काफी, ठीक है। तो कार्ड्स के बारे में समझते हैं सर। कार्ड्स जो होते हैं वो हमेशा याद रखना 2 तरह के होते हैं, ब्लैक और कुछ होते हैं रेड, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से जो ब्लैक कार्ड होते हैं इसके आधे, यानी कितना हो गया ये, सॉरी 54 कार्ड होते हैं भाई, टोटल 54 कार्ड होते हैं, जिसमें से जो ब्लैक कार्ड है वो कितने हैं, वो है 26, और जो रेड कार्ड है वो भी कितने होते हैं, 26। अब जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं 13 कार्ड अलग, और एक होते हैं 13 कार्ड अलग। सिंपल, जो 13 कार्ड होते हैं वो किस किस के होते हैं, एक तो होता है क्लब का, और एक होता है क्या बोलते हैं, दूसरा कौन सा होता है, स्पेड का, स्पेड ही बोलते हैं ना, पता नहीं भाई, जुआरी नहीं है हम थोड़े से, ठीक है। हाँ जी भाई, रेड कार्ड कौन से होते हैं, तो रेड कार्ड भी 2 होते हैं, एक तो होता है हार्ट का, ठीक है, जिसके अंदर भी 13 कार्ड होते हैं, और दूसरा कार्ड होता है किसका, डायमंड का, जिसके अंदर फिर से 13 कार्ड होते हैं, ठीक है भाई। अब समझिए, जो भी कार्ड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर ये दोनों तो ब्लैक कार्ड है, यानी टोटल मिला के, तो इसके अंदर भी 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं, पहला होता है किंग, फिर होता है क्वीन, फिर होता है जोकर, उसके बाद होते हैं नंबर वाले कार्ड्स, जैसे कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और उसके बाद एस, लास्ट वाला कार्ड कौन सा होता है, एस। दिखाई दे रहा है भाई, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए ये 4 तक दिखाई दे रहा था, ठीक है। इसके बाद 5 तक कर लेते हैं, 5 हो गया। इसके बाद आपके पास होता है 6, 7, 8, 9, और सॉरी 5 के बाद सॉरी 4, 3, 2, और उसके बाद एक की जगह आपके पास होता है एस, एस कार्ड। तो अगर आपसे पूछे नंबर वाले कार्ड कितने हैं, तो क्वेश्चन में बोलना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कार्ड ऐसे हैं जिनके पास नंबर है। एस वाले कार्ड केवल एक होते हैं एक लाइन के अंदर, और किंग वाला कार्ड केवल एक होता है, क्वीन वाला कार्ड कितना होता है, एक होता है, और जोकर वाला कार्ड कितना होता है, एक होता है। सिंपल, तो इस तरीके से टोटल मिलाकर कितने कार्ड होते हैं, क्लब के अंदर 13 कार्ड होते हैं। सेम ऐसे ही 13 कार्ड यहाँ पे स्पेड में भी होते हैं, सेम ऐसे ही 13 कार्ड हार्ड में भी होते हैं, सेम ऐसे ही 13 कार्ड डायमंड्स के अंदर भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे टोटल किंग कितने होते हैं, तो टोटल किंग, एक किंग इसके पास है, 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 तो टोटल मिला के कितने किंग हो गए, 4। ऐसे ही टोटल क्वीन कितनी होती है, 4, टोटल जोकर कितने होते हैं, 4, टोटल एस कितने होते हैं, 4। सिंपल। अगर आपसे पूछे ब्लैक किंग बताओ कितने होते हैं, तो ब्लैक किंग, तो ब्लैक वाले कार्ड तो बस खाली ये और ये, तो एक किंग इस लाइन में होता है और एक किंग इस लाइन में होता है, तो ब्लैक वाले किंग कितने बने, 2। एस बताओ ब्लैक वाले कितने होंगे, तो ब्लैक वाले एस एक ही होगा, एक ही होगा, क्योंकि दोनों लाइन ब्लैक की है, क्योंकि बाकी दोनों लाइन किसकी है, रेड की है, तो इसमें से एक एस इसके पास है, एक एस इसके पास है, टोटल कितने बन गए, 2 कार्ड। अगर आपसे पूछे बताओ नंबर वाले कार्ड कितने होंगे, और वो भी किसके अंदर, रेड कलर में, रेड कलर में नंबर वाले कार्ड कितने होंगे, तो नंबर वाले कार्ड कितने होते हैं टोटल, तो मैंने बताया था 10 से लेके 2 तक नंबर वाले कार्ड होते हैं, यानी टोटल कितने कार्ड हैं, 9, और 9 कार्ड इसमें भी होंगे, 9 कार्ड इसमें भी होंगे, 9 कार्ड इसमें भी होंगे, सिंपल बात है। तो रेड वाले कार्ड नंबर वाले कितने होंगे, 9 और 9 18 कार्ड होंगे नंबर वाले। सिंपल, कार्ड्स के बारे में बस ये डिटेल थी, समझते हैं। अब आगे कह रहा है एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक, आपने एक कार्ड निकाला उसमें से, प्लेइंग कार्ड एट रैंडम, तो सैंपल स्पेस कितना बनता है, तो समझिए इस क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस बन गया, कार्ड के अंदर कितने होते हैं वो टोटल कार्ड होते हैं 54, तो सैंपल स्पेस कितना बन गया 54। अब फाइंड द चांस ऑफ दैट, इट्स ए फेस कार्ड, फेस कार्ड आने का चांस क्या है, समझिए। तो फेस कार्ड क्या होते हैं, ये तीनों कार्ड फेस कार्ड होते हैं, यानी कि किंग, क्वीन और जोकर, ये तीनों कार्ड क्या होते हैं, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 होंगे और उसमें भी 3 होंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, ए इवेंट क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया फेस कार्ड। अब उसने ब्लैक ब्लू तो बोला नहीं है, तो बस हमें फेस कार्ड बोला है, तो फेस कार्ड 3 होते हैं चारों में, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 लाइन है ना, तो और हर एक में कितने कार्ड होते हैं, 3, यानी टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी फेस कार्ड आने की, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस था 54, जिसमें से हमें कितने चाहिए, बस खाली 12, तो 12 बटे में 44 इसका आंसर हो जाएगा। काटना चाहो तो काट सकते, वरना छोड़ दो। अगला भाई कह रहा है इट्स ए ब्लैक एस कार्ड, ब्लैक एस कार्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे ए हमको क्या चाहिए, ए की प्रोबेबिलिटी बन रही है क्या बोलते हैं, ब्लैक होना चाहिए, और वो भी एस कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक एस कार्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे ब्लैक एस कितने होते हैं, देखो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, बस खाली ये दोनों लाइन ब्लैक की है, एक कार्ड एस का इसके पास है, एक कार्ड एस का इसके पास है, यानी 2 कार्ड है बस खाली एस के,
तो बस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 2, और सैंपल स्पेस कितना था टोटल 54, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी इसकी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/54। सिंपल था, बहुत अच्छे। तो इसका दूसरा पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया, आसान था ना भाई, बहुत अच्छे। हाँ भाई श्योर है। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है जो आपको समझना है, उसके बाद आपका ये वाला जो टॉपिक है, ये वाली जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी दूसरी वीडियो बनेगी जिसके अंदर बाकी कंसेप्ट होंगे आपके, समझते हैं ध्यान से। क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडमली शैल कंटेन 53 ईयर। समझिए, हमने एक लीप ईयर सिलेक्ट किया, तो उस लीप ईयर के अंदर ना 53 संडेज हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। समझिए, तो आपको पता है एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता होगा सर, एक जो लीप ईयर होता है ना, उसमें दिन होते हैं 366। सिंपल, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। समझिए, और जो वीक होते हैं वो कितने होते हैं, हर साल में लगभग 52 वीक्स होते हैं। तो देखिए, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे फिट जो बैठ रहे हैं, मतलब 52 डेज होते हैं, यानी कि अगर देखा जाए पूरे साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 52 वीक्स हो गए, लेकिन तो अगर उसको डेज में कन्वर्ट किया जाए तो हम कितने डेज मान के चल रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं मल्टीप्लाई में 7 के हिसाब से, तो 7 के हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो ये हो गया 7 2 14, बच गया कितना 1, और चलते हैं 7 5 35 36, तो ये हो गया 36। यानी हमने जो 52 डेज मतलब वीक मांगने हैं वो कितने वीक के हिसाब से माने, 365 डेज के हिसाब से इतने वीक बन गए। यानी कि अभी भी पूरे साल में कितने दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन बाकी रह गए हैं। यानी लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिसमें से हमने जो वीक बनाए वो केवल कितने वीक बने, 52 वीक बने, जो कि कितने दिन को कवर करते हैं, 364 डेज को कवर करते हैं। मतलब कि 52 संडे तो होना फिक्स है, क्योंकि पूरे साल के अंदर कितने वीक होते हैं भाई, पूरे साल के अंदर मैंने देखा 52 वीक्स फिक्स है, जो कि 52 वीक के हिसाब से, यानी 52 संडेज तो होंगे ही। अरे मतलब पूरे साल के अंदर कितने वीक होते हैं, पूरे साल के अंदर वीक होते हैं 52, तो 52 वीक होते हैं, तो संडेज भी कितने होंगे हर साल में, मतलब हर वीक में एक संडे तो होता ही ना भाई, तो एक संडे है हर साल, मतलब हर वीक के अंदर, तो 52 क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। तो 50 एक बार समझते हैं भाई, ठीक है सर। हाँ भाई श्योर है, समझते हैं ध्यान से। तो कह रहा है ईयर, आपको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, हाँ जी हमको पता है, लीप ईयर में भैया 366 डेज होते हैं, और उसने बात करी है उसके अंदर कितने वीक होने चाहिए, कितने संडेज होने चाहिए, 53 संडे होने चाहिए। अब खुद सोचो, संडे जो होता है हफ्ते में केवल एक बार आता है संडे, यानी कि इसमें 366 डेज में कितने संडे आ सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है एक बार। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं 366 डेज में कितने संडे आते हैं, तो वो कह रहा है भैया ये तो पहले से ही पता है, हफ्ते मतलब पूरे साल के अंदर, पूरे ईयर के अंदर कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। पूरे ईयर के अंदर कितने वीक होते हैं, 52। नहीं भाई सुनिए ध्यान से, पूरे साल में 52 वीक नहीं होते, एक्चुअल में जो 52 डेज वीक बने हैं ना, जो वो कितने दिन को लेके पता है क्या, सारे दिन यूज कर लिए क्या 52 डेज में, नहीं जी, आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कितना आ गया, ये आ गया 364। यानी आपने पूरे साल में जो 366 डेज होते हैं, वैसे तो नॉर्मली 365 होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं, तो 366 जो डेज होते हैं पूरे साल के अंदर, उसमें से 364 डेज को आपने अलग किया, जिसमें से आपने बनाए 52 वीक्स, यानी कि हर वीक में एक संडे तो हो गई, यानी कि हमारे पास 52 संडे तो फिक्स है। हर साल ऐसा होता है जिसके अंदर 52 संडे तो फिक्स है कि होंगे ही होंगे। लेकिन उसने क्या बोला है, एक लीप ईयर बताओ जिसके अंदर 53 संडे हो जाए। 53 संडे मतलब ये जो 2 दिन का गैप आ रहा है ना, यानी कि ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बन रहे हैं इस लीप ईयर के अंदर, इन 2 दिनों के अंदर भी वो क्या होना चाहिए, संडे वाला दिन आना चाहिए। समझ में? अब देखिए 2 दिन के अंदर संडे कैसे आ सकता है, 2 दिन के अंदर संडे कैसे आ सकता है वही बता रहा हूं मैं। कौन कौन से सैंपल स्पेस बन सकते हैं, तो वो 2 दिन के हिसाब से सैंपल स्पेस बनाना है। तो समझिए पहला सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि पहले दिन संडे आ जाए, दूसरा दिन क्या आ जाए, मंडे। सैंपल स्पेस बता रहा हूं, मतलब 2 दिन के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है वो बता रहा हूं। तो संडे मंडे हो सकता है, अगला मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, अगला ट्यूसडे और वेडनेसडे आ सकता है। 2 दिन में तो कुछ भी आ सकता है ना भाई, कोई सा भी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वेडनेसडे के साथ संडे आ जाए, एक दिन वेडनेसडे और एक दिन संडे, एकदम से 2-3 दिन छोड़ के आगे चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा, लाइन से आएंगे कंटिन्यूसली। एक दिन पहला दिन अगर हो सकता है संडे, तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा, मंडे। अगर पहला दिन मंडे है तो दूसरा अगले हो जाएगा ट्यूसडे, पहला ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे, तो अगले में वेडनेसडे आ गया तो अगले बार थर्सडे हो जाएगा, अगले में थर्सडे आ गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फ्राइडे, और अगले में फ्राइडे आ गया, फ्राइडे के साथ क्या हो जाएगा सैटरडे, और अगली बार सैटरडे आ गया तो अगली बार क्या हो जाएगा संडे, अगली बार संडे आ गया, फिर मंडे को तो वही वाला रिपीट हो गया। यानी टोटल जो सैंपल स्पेस बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सैंपल स्पेस बना हमारा 7 एलिमेंट्स का। समझ में? अब हमको इस 7 एलिमेंट में से क्या चाहिए कि वो उस 2 दिन के अंदर, क्योंकि 53 संडे चाहिए ना, हमें 52 डे संडे तो हमारे पास पहले से ही है साल के अंदर, हमें 53 संडे वाला बताना है।
तो 53 संडे कब आएगा? जब वो जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं उन 2 दिन के अंदर कोई और दिन ना आए, संडे ही आए, या तो पहले वाला दिन संडे हो जाए या फिर हमारा दूसरे वाला दिन संडे हो जाए। यानी कि पहले वाले दिन संडे ये रहा, दूसरे दिन वाला संडे ये रहा। ये तो सैटरडे है ना भाई, सैटरडे है ना ये, समझे? तो संडे ये रहा एक सैंपल स्पेस और ये रहा एक मतलब इवेंट जो हमको चाहिए। तो हमको जो इवेंट चाहिए वो हमको चाहिए कि इन 2 दिनों के अंदर क्या आए हमारे पास, संडे आए। तभी तो पूरे 33 मतलब तभी तो पूरे 33 मतलब 53 संडे हो पाएंगे ना भाई, क्योंकि 52 संडे तो पहले से ही है। अब हमारे पास 53 संडे करने के लिए कितने एक्स्ट्रा दिन बचे हैं? बस खाली 2 ही दिन बचे हैं, और उन 2 दिनों के अंदर मेरे को क्या चाहिए? संडे चाहिए। तो समझिए, तो यहाँ पे कितने इवेंट बने? 2 इवेंट, यानी कि पहला दिन संडे आ गया तो दूसरे दिन मंडे हो जाएगा, और या तो पहले दिन सैटरडे हो गया तो अगले दिन संडे हो जाएगा। तो 2 इवेंट बचे हैं टोटल यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी हमारे काम होने की, यानी 2 संडे आने 53 संडेज आने की, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 2 बटे में टोटल कितना? 7। तो ये बन गई 2/7। आपका आंसर खत्म। सिंपल ना? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सर आपके होते हैं कंसेप्ट खत्म, ठीक है? जो भी छोटे छोटे कंसेप्ट थे हमने कर दिए। इसके बाद हम चालू करेंगे अगली बार दूसरी जो वीडियो बनेगी उसके अंदर, मतलब 3 वीडियो बनने वाली है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं बनेगी। अब चालू करूंगा अगली बार जो आपको एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये सारी आपको थ्योरम समझानी है। कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में खत्म कर दूं, बेस थ्योरम भी उसी के साथ खत्म कर दूं। लेकिन अगर नहीं खत्म हो पाती तो मेरे को अगली वीडियो भी बनानी पड़ जाएगी, 3 वीडियो बन जाएंगी फिर आपके साथ, ठीक है? अभी खाली कंसेप्ट था तो इस वजह से समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। अगली बार जो है वो थ्योरम है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले तक रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको। और आपने पहले तक नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, रहने दो, कोई बात नहीं है। अरे रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चक्कर लग रहे हो, कर दो भाई, मर्जी आपकी, ठीक है? हाँ जी। तो अगर आपने पहले से कर रखा है तो सर थैंक यू। फिर तो शुक्र है। बस लास्ट टॉपिक सर, अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज करते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आप नोट्स परचेज कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी, ताकि आपका इजीली आराम से सिलेबस कंप्लीट हो पाए, तो आप आराम से खरीद सकते हो। और बस इतना ही, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, ठीक है? बाय बाय।